तो आज हम इसकी ज़रा एक्सरसाइज करते हैं। तो सबसे पहले ज़रा देखते हैं सिनोनिम्स इसके। बेम्बो, बेम्बो किसको कहते हैं? बांस के दरख्त को कहते हैं। केन लिखा हुआ है। डॉर्मिट्री किसको कहते हैं? अ बेडरूम फॉर द नंबर ऑफ पीपल इन एन इंस्टीट्यूशन, बड़े रूम को कहते हैं, हॉल को कहते हैं। फोर्ट किसको कहते हैं? कैसल, किला, जिसे हम किला कहते हैं ना, जो हिफाजत के लिए बनाया जाता है, उसे फोर्ट कहते हैं। मोनार्च किसको कहते हैं? किंग या क्वीन, एम्परर को कहते हैं। ऑर्फनेज किसको कहते हैं? वेयर आर्फन आर लुक्ड आफ्टर, ठीक है, जहाँ यतीम बच्चों की देखभाल की जाती है। कीवर्ड शेक और वाइब्रेट्स स्लाइटली, ठीक है, कांपते हुए, किसी चीज़ का गिर पड़ना, डगमगाते हुए। स्ट्रीम, स्कैटर, स्प्रिंकलर, स्प्रिंकल एंड कवर, ठीक है। स्ट्रीम का क्या मतलब होता है? किसी भी चीज़ का बिखर जाना। एजेलिया किसको कहते हैं? फ्लावरिंग, फ्लावरिंग श्रब्स को कहते हैं, ठीक है, जड़ी बूटियों को कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आंसर है। तो क्वेश्चन आंसर ये देखें ज़रा, विद इन द चैप्टर दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है, पहले उनको देखते हैं। वाई वॉज द हाउस मास्टर चेजिंग द बटरफ्लाइज? द हाउस मास्टर वॉज चेजिंग द बटरफ्लाइज टू कैप्चर एंड किल them, which the writer saw as a cruel and unnecessary, ठीक है, वो क्या कर रहा था? तितलियों को पकड़ रहा था मारने के लिए, जिसको राइटर को जो बात बुरी लगी। Why did the writer shoo the butterflies away in the next season? अगले सीजन में वो क्यों उनको भगाता था? The writer shooed the butterflies away in the next season because he did not want them to suffer the same fate as the ones he had seen killed, and he wanted to protect them from the harsh reality of the orphanage. तो वो क्या करना चाहता था? जब अगले साल तितलियां आती थी तो वो उनको भगा देता था। वो चाहता था कि उनकी भी किस्मत भी वैसे ना हो जैसे पहले लोगों के साथ, पहली तितलियों के साथ होती थी, ठीक है। अब ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्कस द थीम ऑफ द स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स। द थीम ऑफ द स्टोरी इज लॉस ऑफ, ठीक है, द थीम ऑफ द स्टोरी इज लॉस ऑफ इनोसेंस एंड क्रुएल्टी ऑफ लाइफ as experienced by the young child in the orphanage. The story highlights the contrast between the beauty of the nature and the harsh realities of life, ठीक है। तो स्टोरी क्या बताती है कि कितना ज़िंदगी में कितना ज़्यादा जुल्म होते हैं, तजर्बात, ठीक है। यंग चाइल्ड इन द ऑर्फनेज, द स्टोरी हाईलाइट्स द कंट्रास्ट बिटवीन ब्यूटी ऑफ द नेचर, ठीक है। और फिर वो उसमें कंट्रास्ट, तजाद भी बताता है कि लोग इतना ज़्यादा खूबसूरत चीज़ को कत्ल भी कर सकते हैं। At what age did the writer go to the orphanage? The writer went to the orphanage at the age of 6 or 7. तो वो 6 या 7 साल की उम्र में उधर गया। How did the orphanage turn him into an old man? The orphanage turned him into an old man by forcing him become a little soldier and conform to strict rules, and by exposing him to the cruelty and harsh treatment which aged him prematurely, ठीक है। तो हुआ क्या है, यतीम खाने में तो वो 6-7 साल की उम्र में गया, तो उन किन चीज़ों ने उसको बूढ़ा कर दिया? भाई, फोर्सिंग हिम टू बिकम अ लिटिल सोल्जर। तो वहाँ जाके बहुत सारे काम करने होते हैं, ठीक है, स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं। बाय एक्सपोजिंग हिम टू द क्रुअल्टी, तो ज़िंदगी की जितनी भी तलखियाँ होती हैं, जब वो इंसान देख लेता है तो उसे एक्सपीरियंस आ जाता है, और एक्सपीरियंस इंसान को बूढ़ा बना देता है। बूढ़े का मतलब ये नहीं है कि उसके बाल सफ़ेद हो गए, एक्सपीरियंस इंसान के लिए लफ्ज़ बूढ़ा इस्तेमाल होता है। Why was the house parent chasing the beautiful butterflies? The house parent was chasing the butterflies to catch and pin them onto the cardboard sheet, presumably for display or collection, ठीक है। वो उनको मारना चाहता था, उन्हें पिने चुभो के आगे लगाना चाहता था। Question number 5. Describe his feelings on catching butterflies. The writer was fascinated by the butterflies and enjoyed watching them up close, feeling a sense of wonder and connection to their beauty. तो क्या करता था? जाके अपने हाथों पे तितलियां बिठाता था और उन्हें बहुत ही करीब से देख के उसे बहुत अच्छा लगता था। What happened when the house parent went to attend the call? क्या हुआ उस वक्त? When the house parent went to attend the call, the writer saw an opportunity to free the butterfly that was still moving and tried to repair its wing. तो वो क्लिपबोर्ड के ऊपर तितलियों को लगा रहा था, पिन्नों के साथ, सुइयों के साथ। तो ये जब वो कॉल सुनने गया तो ये बच्चा पीछे चला गया, इसने उनको छुड़ाने की कोशिश की,
और एक तितली का जो पर इधर उधर उसके जिस्म से अलहदा हो चुका था, उसको भी जोड़ने की कोशिश की लेकिन नहीं जोड़ सका। Question number 7. Why was the writer putting butterfly pieces back together? The writer was trying to put the butterfly pieces back together to restore the beauty and the wholeness of the creature and to undo the damage done by the house parents. ठीक है, वो क्या कर रहा था, वो उसको कंप्लीट करना चाहता था, कहता था कि मैं उसको दफन कर दूं। आप देख लें, कोई भी इंसान अगर नॉर्मल नहीं लगता, अगर उसके जिस्म का कोई भी हिस्सा कम हो, तो इसी तरह उसे भी तितलियों का पर का कम होना, उनकी बॉडी में ऐब नज़र आ रहा था, तो वो उनको क्या करना चाहता था, कंप्लीट करना चाहता था। उसके बाद है चूज द बेस्ट आंसर। द राइटर वाज ब्लैंक ईयर्स ओल्ड व्हेन ही एंटर्ड द ऑर्फनेज। ठीक है, 6 और 7 ईयर्स। उसके बाद है द ऑर्फनेज टर्न्ड हिम इनटू एन ओल्ड मैन। ठीक है। थर्ड है द ऑर्फनेज वाज प्लेस टू लिव एंड वेरी बैड प्लेस टू डाई। ठीक है, हाँ, द ऑर्फनेज वाज अ बैड प्लेस टू लिव एंड वेरी बैड प्लेस टू डाई। द राइटर शू। ठीक है, ऑप्शन ए। इसके बाद हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव समरी ऑफ द रेंज टेक्स्ट इंक्लूडिंग फिक्शन एंड नॉन फिक्शन। ठीक है, तो इसको ज़रा देखते हैं। फिक्शन रेफर्स टू प्लॉट सेटिंग एंड कैरेक्टर्स क्रिएटेड फ्रॉम द इमेजिनेशन। ठीक है, तो ये चीज़ें इसके लिए ज़रूरी होती हैं। प्लॉट क्या होता है, सेटिंग क्या होती है, कैरेक्टर। ठीक है, और ये इमेजिनेशन में होते हैं, ज़रूरी नहीं होता कि वो रियलिटी बेस्ड हों। ठीक है, कुछ नॉन फिक्शन भी होते हैं, कुछ फिक्शन भी होते हैं। ठीक है, फोकस्ड ऑन द एक्चुअल इवेंट्स एंड द पीपल। ठीक है, कैरेक्टर जो होते हैं वो लोग होते हैं, इवेंट्स जो होते हैं वो उसी प्लॉट में चल रहे होते हैं। क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्टिव समरी ऑफ द रेंज ऑफ द टेक्स्ट इंक्लूडिंग द फिक्शन एंड नॉन फिक्शन रिक्वायर्स कंडेंसिंग द की पॉइंट्स। ठीक है, ये सारी मैं पढ़ूंगा तो टाइम लग जाएगा। आगे हम चलते हैं। आइडेंटिफाई द टेक्स्ट। ठीक है, सबसे पहले आपने टेक्स्ट को आइडेंटिफाई, पहचानना होता है। बिगिन बाय लिस्टिंग द टाइटल्स। आपने टाइटल देखना होता है कि टाइटल क्या है, एंड द ऑथर्स ऑफ द टेक्स्ट यू वांट टू समराइज, कि वो ऑथर जो है वो किस तरह के काम लिखता है। कोई नेचर पे लिखता है, कोई ट्रेजिडीज़ पे लिखता है, कोई जिस तरह का भी राइटर। हम हमेशा राइटर का इंट्रोडक्शन इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमें पता हो कि वो उसने जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा लिखा है, हम उसकी राइटिंग को ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें। Fiction. A fiction for fiction briefly outline the plot, main character, setting and central conflict or theme. तो फिक्शन के लिए क्या चीज़ ज़रूरी होती है? ठीक है, उसकी आउटलाइन ज़रूरी होती है और उसमें एक प्लॉट होता है। ठीक है, कि किस तरह से इवेंट्स हो रहे हैं। जाहिर सी बात है, उसकी सेटिंग भी होती है। जब आप कोई काम कर रहे होते हैं या आपके साथ ज़िंदगी में कोई चीज़ हुई होती है, तो आपको पता होता है कि आपकी ज़िंदगी में ये चीज़ हुई है, किस वक्त हुई है, कब और कैसे, इस चीज़ को सेटिंग कहते हैं। उसके बाद है नॉन फिक्शन। फॉर द नॉन फिक्शन हाईलाइटिंग द मेन टॉपिक और सब्जेक्ट मैटर, द ऑथर्स मेन आर्ग्यूमेंट और थीसिस सपोर्टिंग एविडेंस फॉर एग्जांपल। ठीक है, नॉन फिक्शन में क्या होता है, तो जो भी आप रियलिटी बता रहे हैं होते हैं, उसके हकाइक भी बताने होते हैं। ठीक है, एविडेंस, एग्जांपल्स देनी होती हैं। कॉमन थीम और पैटर्न। If there are common themes, motifs, or pattern across the text, mention them. This could include the shared them like love, survival. तो कॉमन थीम आप देखते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने दुनिया का जो भी नावल पढ़ा हो हर किसी में कोई नई चीज़ मिली। बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी मिलती हैं, कॉमन मिलती हैं। लव हो गया, हेट हो गई, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, कॉमन होती हैं। इसके बाद है डिफरेंसेस। नोट एनी डिस्टिंक्टिव फीचर। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, दुनिया का हर राइटर एक जैसा भी नहीं लिख सकता, कुछ ना कुछ उसमें डिफरेंसेस भी होते हैं। यूज़ ऑफ इमेजिनेशन, ये चीज़ें मैंने जो अंडरलाइन की हुई है, मेन मेन पॉइंट्स हैं। इससे पेज गंदा तो हो जाता है, लेकिन बस इसको आप बर्दाश्त करें। उसके बाद क्रिएटिविटी, जो राइटर लिख रहा है उसमें कितना क्रिएटिविटी है। फिक्शन वर्सेस फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। ठीक है, फिक्शन वो होता है, इसके बारे में एक चीज़ मशहूर है, फिक्शन इज़ द लाई थ्रू विच वी टेल द ट्रुथ। अफसाना एक ऐसा झूठ है जिसके ज़रिए हम सच बताते हैं। ठीक है, तो नॉन फिक्शन में आप रियलिटीज़ बताते हैं। ओवरऑल इम्प्रेशन। ठीक है, आप जिस चीज़ को पढ़ रहे हैं, ओवरऑल आप उसके बारे में क्या जानते हैं। अवॉइड पर्सनल जजमेंट्स। पर्सनल जजमेंट नहीं करनी। फॉर एग्जांपल कोई भी राइटर अगर आपको अच्छा नहीं लगता,
तो आप उस बेस पे ये नहीं लिख सकते। तो हमारे मुआशरे में ये भी एक चीज़ है, जो इंसान हमें अच्छा लगता है हम उसके ऐप भी खूबियाँ बना के पेश करते हैं, और जो हमें बुरा लगता है उसकी खूबी भी ऐप बना के पेश करते हैं। ठीक है, तो पर्सनल जजमेंट्स नहीं बतानी, और इंटरप्रिटेशंस, ठीक है, अपनी पर्सनल तशरीहात नहीं बतानी। उसके बाद देखते हैं जी एलिमेंट्स ऑफ द स्टोरी। तो एलिमेंट्स ऑफ द स्टोरी ये हमेशा याद रखें, इसमें ये 5, ठीक है 5, ये 5 का फिगर याद रखें, इसमें ये चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। सबसे पहले इसमें होती है सेटिंग, ठीक है, सबसे पहले इसमें सेटिंग होती है। उसके बाद कैरेक्टर होते हैं, कैरेक्टर के बगैर जब तक कैरेक्टर नहीं होंगे तो कोई स्टोरी नहीं हो सकती। उसके बाद कन्फ्लिक्ट है, तो कन्फ्लिक्ट हमेशा एक बात याद रखें, जब तक कन्फ्लिक्ट नहीं है तो उस स्टोरी का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई ना कोई उसमें कन्फ्लिक्ट होना चाहिए। उसके बाद प्लाट है कि किस तरह से इवेंट्स चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद थीम है, जाहिर सी बात है उसका कोई ना कोई मरकज़ी ख्याल भी होता है, थीम भी होता है। तो बेसिक एलिमेंट्स ऑफ स्टोरी, ये इसको इसने लिखा हुआ है, ये मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताता जाऊंगा। जो चीज़ें मैंने हाईलाइट की हुई, अंडरलाइन की हुई हैं, सारा पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। उसके बाद है 5 एलिमेंट्स है सेटिंग। सेटिंग में आपने क्या बताता होता है, वेयर एंड व्हेन, ठीक है, वेयर एंड व्हेन बताना होता है आपने। फिजिकल लोकेशन आपने बतानी होती है, टाइम बताना होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, कैरेक्टर है। कैरेक्टर पर्सनल और पर्सन और एनिमल कि किस चीज़ की, आपने देखा होगा बहुत सारी मूवीज़ वगैरह जिनमें जानवर भी कैरेक्टर होते हैं, ठीक है, कि इंसान है या जानवर है। मेन कैरेक्टर फिर उसमें होते हैं, कुछ माइनर कैरेक्टर होते हैं, फिर उनको सेकेंडरी कैरेक्टर भी कहते हैं, ठीक है। आप देख लें जैसे किसी स्टोरी में कोई हीरो होता है वो मेन कैरेक्टर होता है, लेकिन सिर्फ मूवी में सिर्फ हीरो तो नहीं होता, उसके साथ उसके रिश्तेदार वगैरह बहुत सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं जो कि माइनर कैरेक्टर होते हैं। उसके बाद एक कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट किसको कहते हैं, तो एक बात याद रखें, ये जो कन्फ्लिक्ट है वी मस्ट हैव अ कन्फ्लिक्ट। जब तक स्टोरी में कन्फ्लिक्ट नहीं होता उसमें जान नहीं होती। ये जो मैंने रेड क्यूब में बनाई हुई है, अगर आप कभी भी हार्ट बीट की जिसे ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं, अगर आप इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ को देखें तो उसमें आपको अप्स एंड डाउन नज़र आते हैं, उसमें आपको क्या अप्स एंड डाउन नज़र आते हैं। तो लाइफ को हमेशा अप्स एंड डाउन शो करते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में ऊंच नीच नहीं है तो इसका मतलब है आप एक ज़िंदा इंसान नहीं है, ठीक है। तो हार्ट बीट हमें ये बताती है कि एक ज़िंदा इंसान के लिए ऊंच नीच ज़रूरी है। तो ये जो कन्फ्लिक्ट है ये इस चीज़ की जान होता है, जो भी स्टोरी हम पढ़ रहे होते हैं वो उस चीज़ की जान होता है। उसके बाद डेड को देखें, नीचे एक सिंपल लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। जब स्ट्रेट लाइन होती है तो इसका मतलब होता है यू आर नो मोर, ठीक है, इसका मतलब होता है यू आर नो मोर। तो कन्फ्लिक्ट किसी भी स्टोरी की जान होता है, अप्स एंड डाउन। जब तक कन्फ्लिक्ट नहीं आएगा स्टोरी का कोई फ़ायदा नहीं। उसके बाद 4 है प्लॉट। प्लॉट में क्या होता है, इवेंट्स दैट हैपन इन द स्टोरी, ठीक है, जो भी इवेंट्स उसमें हो रहे हैं। इंट्रोडक्शन होता है, राइजिंग एक्शन होता है। राइजिंग एक्शन का मतलब होता है जब कहानी एक अपना तूल पकड़ रही होती है। उसके बाद क्लाइमेक्स होता है, पीक लेवल होता है, जब वो कन्फ्लिक्ट आता है, जब वो अपने पीक लेवल पे, इंतहा के लेवल पे होता है। उसके बाद फॉलोइंग एक्शन होता है, फिर उसका सोल्यूशन निकाला जा रहा होता है। जब वो एंड होता है उसे रेजोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। उस कन्फ्लिक्ट का हमारे पास सोल्यूशन जब निकलता है उसे रेजोल्यूशन कहते हैं। उसके बाद है थीम। थीम देख लें, आइडिया भी हो सकता है, वो बिलीफ हो सकते हैं, वो मॉरल हो सकते हैं, लेसन और इनसाइट के उसमें कौन कौन सी चीज़ आपको अच्छी लगी, सेंट्रल आर्ग्यूमेंट के उस राइटर ने कौन सी चीज़ को ज़्यादा हाईलाइट किया है। द थीम इज़ वाई ऑफ द स्टोरी, ठीक है, कि ये थीम इसका क्यों रखा गया, ठीक है। उसके बाद कुछ इसने एडवांस स्टोरी एलिमेंट्स बताए हैं। तो पॉइंट ऑफ व्यू, हु इज टेलिंग द स्टोरी, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो ये एडवांस के लिए हमेशा एक चीज़ याद रखें, फर्स्ट पर्सन जब आप अपने बारे में बता रहे होते हैं, ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, आप कभी अपने बारे में बुरा नहीं लिखते, ठीक है। तो ये जो लिखा जाता है आई फर्स्ट पर्सन, तो एडवांस चीज़ों में इन चीज़ों को याद रखें कि फर्स्ट को ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जा सकता, इसे बाइस समझा जाता है कि लोग अपने बारे में ज़्यादा झूठ नहीं बोलते, तो उसमें थोड़ा सा झूठ हो सकता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन को थोड़ा अथेंटिक समझा जाता है, ठीक है, कि कोई अपना नहीं बता रहा, किसी दूसरे का नहीं बता रहा, किसी थर्ड पर्सन का, ही शी इट का बता रहा है, तो वो थोड़ा सा अथेंटिक होता है, ठीक है। लिमिटेड वन कैरेक्टर पर्सपेक्टिव,
अब फिर आपने देखना होता है कि वो एक पर्सन तक है, एक कैरेक्टर तक है या मल्टीपल कैरेक्टर है उसमें। ओमनीसेंट, ओमनीसेंट उस कैरेक्टर को कहते हैं जिसे स्टोरी का सारा कुछ पता होता है। आप देख लें, जब आप कोई ड्रामा वगैरह देख रहे होते हैं, एक पार्टी और दूसरी पार्टी आपस में बातें कर रहे होते हैं, वो एक दूसरे की तो बैक बाइटिंग गीबत कर रहे होते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि हमारे खिलाफ ये कुछ साजिश चल रही है, ये साजिश चल रही है। लेकिन आप जब वो टीवी टीवी देख रहे होते हैं, ड्रामा देख रहे होते हैं, आपको पता होता है कि ये इसके खिलाफ हो रही होती है। जिसको सब चीज़ का पता हो उसे ओमनीसेंट कैरेक्टर कहते हैं, ठीक है। इसी तरह कुछ ओमनीसेंट कैरेक्टर भी होते हैं जिनको हर चीज़ का पता होता है। अगर उस ड्रामे की हम एग्जांपल ले लें जिसमें आपको पता है कि कोई एक दूसरे के खिलाफ साजिश कर रहा है, तो आप क्या होंगे, आप ओमनीसेंट बन जाएंगे। उसके बाद क्या है, टोन। टोन किसको कहते हैं, सिंपल लहजे को कहते हैं, ठीक है। दिस इज द ओवरऑल इमोशनल टोन, ठीक है, दिस इज द ओवरऑल इमोशनल टोन। टोन से हमें पता चलता है कि वो फनी है, सैड है और डिप्रेस्ड है, ठीक है। उसके बाद हम उसमें ग्रामर चॉइसेस देखते हैं कि किस तरह से राइटर ने लिखा हुआ है। उसके बाद चॉइसेस ऑफ थीम्स होती है, ठीक है, कि किस तरह से मरकजी ख्याल हैं। डिस्क्रिप्शन और सिम्बोलिज्म के उसने डायरेक्ट बताया हुआ है या चीज़ों के साथ सिम्बोलाइज करके दिया हुआ है। मूड एंड एटमॉस्फेयर क्रिएटेड बाय द सेटिंग, उसके बाद मूड कैसा है उसका, उसने कैसा माहौल बनाने की कोशिश की है। उसके बाद सेटिंग कैसी है, प्लॉट और कैरेक्टर के किस तरह के इवेंट्स हैं और किस तरह के कैरेक्टर हैं। उसके बाद है स्टाइल, दिस इज हाउ थिंग्स आर सेड, ठीक है, कि वो कैसे चीज़ें बता रहा है। अब देखें, हर बात को करने का तो हज़ार तरीका हो सकता है, लेकिन उसको क्या कहते हैं, फिर स्टाइल कहते हैं। उसके बाद इसमें क्या होता है, वर्ड चॉइसेस होती हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, डायलॉग होता है। कोई प्लेन डायलॉग लिखता है, कोई इनडायरेक्ट डायलॉग लिखता है, ये स्टाइल में आते हैं। मेटाफर है, सिमिली है, हाइपरबुले है। हाइपरबुले किसको कहते हैं, चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर पेश करना, ठीक है। स्टाइल, अब देखें इसको मैंने रेड किया है, स्टाइल कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द टोन, ठीक है। तो ये स्टाइल क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है किसमें, टोन में। स्टाइल कैन बी यूज टू क्रिएट द यूनिक एंड मेमोरेबल प्रोज एंड कैन हेल्प टू डिफरेंशिएट वंस राइटर वर्क फ्रॉम एन अदर्स, ठीक है। तो ये क्या करता है, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। उसके बाद एक्टिविटी देखते हैं। एलिमेंट्स ऑफ द शॉर्ट स्टोरी हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड टू यू, नाउ यू हैव टू डिस्कस द फॉलोइंग एस्पेक्ट ऑफ द शॉर्ट स्टोरी बटरफ्लाई। तो कहते हैं आपको बता दिए गए हैं, आपने इस स्टोरी के बारे में आप बताना है जो आपने पढ़ी है कि इसके क्या था। अब अगर हम राइटर्स का पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं, तो पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कहते हैं, फर्स्ट पर्सन नैरेटिव है, क्योंकि उसने आई का लफ्ज़ यूज़ किया है कि मुझे ये लगा था, मैं ऐसा था, ठीक है। रिफ्लेक्टिव है, वो खुद की रिफ्लेक्शन कर रहा है। उसके बाद अगर टोन और स्टाइल देखते हैं, उसके टोन और स्टाइल क्या है, सैड है, मेलनकोलिक है, अफसुर्दगी है, गमगीन है वो, ठीक है। इंट्रोस्पेक्टिव है, सिंपल है, आसान अल्फाज में उसने लिखा है। उसके बाद सेटिंग एंड प्लॉट देखें, ऑर्फनेज है, ठीक है। सेटिंग, जगह कौन सी है, यतीम खाना है, और उसमें पास्ट है, माजी की बात हो रही है, नेचुरल सराउंडिंग्स की बात हो रही है। उसके बाद प्लॉट देखते हैं, चाइल्ड विटनेसेस बटरफ्लाई किलिंग, ठीक है। प्लॉट क्या है, वो तितलियों को कत्ल होता देखता है, ट्राइज टू रेस्क्यू वन, और उन्हें बचाने की कोशिश कर सकता है, इज पनिश्ड, और फिर उसे सजा दी जाती है। कन्फ्लिक्ट क्या है उसमें, डिज़ायर टू प्रिजर्व द ब्यूटी वर्सेस हार्श रियलिटी, इनोसेंस लॉस्ट, ठीक है। कन्फ्लिक्ट उसमें क्या है कि वो नेचर को प्रिजर्व करना चाहता है, लेकिन जो दूसरा इंसान है वो क्या करना चाहता है, नेचर को डिस्ट्रॉय करना चाहता है जी। इसके बाद है मॉडल वर्ब्स। तो मॉडल वर्ब्स के बारे में मैं आपको अगर सिंपल अल्फाज में कहूँ, जैसे आपने सुना होगा कि कोई बंदा, इसको ना किसी भी लैंग्वेज पे बड़ी कमांड हासिल है, ये अपनी बातें घुमा लेता है, फेर लेता है। तो इंग्लिश के अंदर मॉडल वर्ब्स वही काम करती है। जिस बंदे को मॉडल वर्ब्स पे एक्सपर्टीज़ हासिल हो गई ना, जो मॉडल वर्ब्स यूज़ करने में एक्सपर्ट हो गया, वो कभी बातों में फंसता नहीं है। वो किसी ना किसी तरह अपनी बात को निकलवा लेता है कि मेरा मतलब तो ये नहीं, ये था, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूँ, ये जो अभी मैंने आपको बात की है। पहले इसको ज़रा पढ़ते हैं, ठीक है। एन ऑक्सिलरी वर्ब लाइक कैन, अब देखें ऑक्सिलरी वर्ब हम हेल्पिंग वर्ब को कहते हैं, जो चीज़ मेन वर्ब के साथ लगती है उसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। इसने इसको भी इधर ऑक्सिलरी वर्ब कह दिया है। कैन, मे, मस्ट, इट, सी, विच मॉडिफाइज द मेन वर्ब
एंड एक्सप्रेसेस पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी। ठीक है, मॉडल वर्ब का क्या काम होता है, मेन वर्ब के साथ जब लग जाते हैं तो ये किसी भी चीज़ के मानिंग को कम्प्लिकेट करते हैं। तो एक बात याद रखें, मैंने वर्ड कम्प्लिकेट बोला है। ठीक है, मैं इसको आगे ये जो एग्जांपल मैंने लिखी हुई है उसमें बताता हूँ। पहले तो मॉडल वर्ब देख ले, नीचे कैन, मस्ट, माइट, आर, टू, वुड में ये सारी क्या है, ये सारी मॉडल वर्ब है। अब नीचे एग्जांपल उसने क्या है, शी कैन रीड अ बुक। ठीक है, उसने कैन इस्तेमाल कर दिया है, उसकी एबिलिटी बता रहा है। वी शैल गो टू लाहौर, ठीक है, इसमें शेल है। स्टूडेंट्स मे वर्क हार्ड, इसमें मे है। अब ये जो आगे मैंने एग्जांपल लिखी हुई इसमें मैं आपको ज़रा बताने की कोशिश करता हूँ कि मॉडल वर्ब का फंक्शन क्या होता है। स्मोकिंग काजेज कैंसर, और यही एग्जांपल मैंने लिखी हुई है, स्मोकिंग मे काज कैंसर। ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, अब देखें इसको मैंने क्या लिखा है, स्मोकिंग काजेज कैंसर, और उसके बाद मैंने क्या लिखा है, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। अब इन तीनों में ज़रा फ़र्क समझने की कोशिश करें। स्मोकिंग काजेज कैंसर, जब ये हम प्रेजेंट टेंस वगैरह जो हम टेंसेस के स्ट्रक्चर पढ़ते हैं वो जब हम फॉलो करते हैं ना, वो होती हैं क्लेम के लिए। क्लेम किसे कहते हैं, दावे के लिए। स्मोकिंग काजेज कैंसर, देखिए अब ये हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल किया हुआ है, स्मोकिंग काजेज कैंसर। अब ये जो हमने लिखा हुआ है स्मोकिंग काजेज कैंसर, इस स्ट्रक्चर के मुताबिक कि हर दुनिया का बंदा जो भी स्मोकिंग करता है उसे कैंसर होना चाहिए। क्या ऐसा होता है? ऐसा तो नहीं होता। ठीक है, अब देखिए आगे मैंने लिख दिया स्मोकिंग मे काज कैंसर। अब यहाँ पे मे मैंने लगा दिया है जो कि मॉडल वर्ब है, यहाँ पे मे हमें बता रहा है। अब देखें कि स्मोकिंग जो है वो कैंसर का सबब भी बन सकती है। अब ये हमने बात फ्लेक्सिबल बिहेवियर के साथ कर दी, इस बात को मोड़ा जा सकता है कि कैंसर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो मॉडल वर्ब का ये फंक्शन होता है। अब आगे देखें, स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, यहाँ पे इज़ लिंकिंग वर्ब हमने इस्तेमाल किया है। अब इंजूरियस टू हेल्थ, अब देख लें मेडिकल साइंस इस चीज़ को प्रूव कर चुकी है कि जब आप स्मोकिंग करते हैं तो आपके सर के बाल से लेकर पाँव के नाखून तक स्मोकिंग आपकी हेल्थ को इफ़ेक्ट करती है। तो ये जो रेड स्ट्रक्चर मैंने लिखा हुआ है ये ट्रू है, ये क्लेम है। ठीक है, तो ऊपर वाली दो एग्जांपल मैंने आपको बता दिए हैं कि जब आप नॉर्मल वर्ब्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो स्ट्रक्चर क्लेम के लिए होता है। जब आप मॉडल वर्ब्स इस्तेमाल करते हैं वो उसके मीनिंग को कम्प्लिकेट कर देते हैं, जिस तरह से आप बात मोड़ना चाहें मोड़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखें, यू गो ऑलरेडी, यू ओनली अराइव्ड एन आवर अगो। तो इस सेंटेंस में मुझे तो गलती थोड़ी सी नज़र आ रही है। ठीक है, मुझे ये ऐसा लगता है शुड यू गो। ठीक है, शुड यू गो, और इसके बाद क्वेश्चन मार्क आएगा, ऑलरेडी यू अराइव एन आवर अगो। ठीक है, तो ये हो सकता है कि प्रूफ रीडिंग के बाद ये सेंटेंस को ठीक करें। उसके बाद सेकंड को देखें, व्हेन ही वाज यंग। ठीक है, तो पास्ट की बात हो रही है तो इसमें हम कैन नहीं लगाएंगे, पास्ट हमेशा पास्ट से ही फॉलो होता है, इसमें कुड लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखें, द कंपनी ब्लैंक गो बैंकरप्ट इफ दे डोंट फाइंड अ लॉट ऑफ मनी क्विकली। ठीक है, अब देखें इसमें माइट आएगा। ठीक है, माइट भी किसी चीज़ के गेस वगैरह के लिए यूज़ होता है कि इट माइट रेन। ठीक है, बारिश हो सकती है। यू लुक वेरी कंफ्यूज बाय द होमवर्क अली। ठीक है, अब इसमें भी मुझे गलती नज़र आ रही है, यू लुक वेरी कंफ्यूज बाय द होमवर्क अली। अली के बाद सेमी कॉलन आना चाहिए था जैसे हम किसी को एड्रेस करते हैं। ठीक है, और इसके बाद आएगा कैन आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद है आई लेफ्ट माई पर्स एट होम लैला। ठीक है, आई लेफ्ट माई पर्स एट होम लैला, कोड यू लैंड मी $10। ठीक है, इसमें कोड आएगा। उसके बाद देखें, इट्स वेट एंड विंडी आउटसाइड टुडे यू। हाँ, अब इसमें शुड किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, नसीहत के लिए इस्तेमाल होता है। यू शुडंट गो विदाउट एन अम्ब्रेला, कि तुम्हें छतरी के बगैर बाहर नहीं जाना चाहिए। आई थिंक दैट साइन मीन्स वी एंटर बिल्डिंग लुक देयर सिक्योरिटी, वी मस्ट नॉट। ठीक है, वी मस्ट नॉट, जब क्लेम आप करते हैं तो उस वक्त आप मस्ट इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद ये वर्ब बता रहा है, वर्ब इज अ वर्ड यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन स्टेट ऑफ बीइंग। ठीक है, वर्ब क्या होता है, जो किसी भी एक्शन के बारे में या किसी भी चीज़ के होने के बारे में बताता है वो वर्ब होता है। फॉर एग्जांपल रीड, जंप। उसके बाद काइंड्स ऑफ वर्ब हैं,
रेगुलर वर्ब होती हैं और इर्रेगुलर वर्ब होती हैं। रेगुलर वर्ब कौन सी होती हैं? जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बनाने के लिए उनके साथ आप ईडी या डी इस्तेमाल करते ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे वाक हो गया, वाक की सेकंड थर्ड फॉर्म बनाने के लिए आप क्या वाक ईडी इस्तेमाल कर देते हैं, वाक्ड वाक्ड, ठीक है। तो ये रेगुलर फॉर्म होती है जो जिनके साथ ईडी इस्तेमाल होता है, ठीक है। उनका पार्टिसिपल किसको कहते हैं? पार्टिसिपल भी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को कहते हैं, ठीक है। तो रेगुलर, अब देखें ये इसने नीचे एग्जांपल शेयर की एग्जांपल दी हुई है, उसके साथ ईडी इस्तेमाल ईट डी इस्तेमाल कर दिया शेयर्ड। उसके बाद स्केयर आ गया, स्केयर्ड आ गया, वांट आ गया, वांटेड आ गया। तो ये जिनके साथ ईडी या डी ऐड हो जाता है तो ये क्या कहलाते हैं? रेगुलर वर्ब्स कहलाते हैं। उसके बाद है इर्रेगुलर वर्ब। इर्रेगुलर वर्ब कौन सी होती है? जो इस पैटर्न को फॉलो नहीं करती। द वर्ब that undergoes substantial changes when changing form between tenses are irregular verb। अब देखें, हमने उसके साथ तो ईडी यूज किया। अब मैं कहता हूँ राइट, राइट की सेकंड थर्ड फॉर्म क्या है? रोट रिटर्न, ठीक है, रोट रिटर्न। तो इस तरह ईट को देख लें, ईट एट ईटन। तो ये क्या होते हैं? इर्रेगुलर वर्ब्स होते हैं जिनके साथ ईडी इस्तेमाल नहीं होता। उनकी हर वर्ब क्या होती है? डिफरेंट होती है, ठीक है। अब देखें इसने जो एग्जांपल दी हुई है गो वेंट गान की दी हुई है, ठीक है। अच्छा, ये तो हमने रेगुलर वर्ब भी पढ़ लिया, इर्रेगुलर वर्ब भी पढ़ लिया, लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो कि चेंज नहीं होते। ये जैसे मैंने यहाँ पे ये रेड में लिखे हुए हैं, पुट को देखें, पुट पुट होता है इसका सेकंड, कट कट होता है, लेट लेट होता है। तो इनको क्या कहते हैं? तो एक बात हमेशा याद रखें, ये भी इर्रेगुलर पैटर्न में आती है, ठीक है। ये भी इर्रेगुलर वर्ब्स में आती हैं क्योंकि ये भी नॉर्मल पैटर्न को फॉलो नहीं करती। एक उन्होंने पैटर्न सेट कर दिया कि जो ईडी जिनके साथ आएगा वो रेगुलर है, जिनके साथ नहीं आएगा वो इर्रेगुलर है। तो जिनकी तीनों फॉर्म्स एक जैसी होती हैं ये भी इर्रेगुलर फॉर्म में फॉल करती है। उसके बाद है लिंकिंग वर्ब, ठीक है। लिंकिंग वर्ब क्या होता है? अ वर्ब दैट एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन टू वर्ड्स इज कॉल्ड लिंकिंग वर्ब। इट कनेक्ट्स और लिंक सब्जेक्ट टू अ नाउन और एन एडजेक्टिव इन अ प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट क्या होता है? किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के अलावा पूरा सेंटेंस प्रेडिकेट होता है, ठीक है। लिंकिंग वर्ब इज आर एम ये सारे क्या होते हैं? लिंकिंग वर्ब। ये जो हेल्पिंग वर्ब हैं ये लिंकिंग वर्ब के तौर पे भी यूज होते हैं, ठीक है। तो आपने सिर्फ एक चीज़ माइंड में बिठा लेनी है, इनके साथ अगर मेन वर्ब लगा हुआ है तो ये एज अ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन अगर यही वर्ब्स इज आर एम ये एक नाउन को एडजेक्टिव के साथ मिला रहे हैं, मोस्टली मोस्टली एडजेक्टिव आता है, तो ये क्या हो जाते हैं? ये लिंकिंग वर्ब हो जाते हैं। तो ये मोस्टली क्या हो जाते हैं? लिंकिंग वर्ब्स हो जाते हैं। अब देखें, इसमें देखें, हसन इज एक्साइटेड, हसन इज एक्साइटेड अबाउट हिज प्रमोशन। अब देखें इज क्या हो गया? लिंकिंग वर्ब। एक्साइटेड देखें ये एडजेक्टिव है, ठीक है। ये पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, अगर कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा हो कि ये वर्ब नहीं है तो। अब देखें ड्रीम्स कम ट्रू। अब ट्रू देखें, ट्रू क्या है? एडजेक्टिव है, किसी भी बात का सच्चा या गलत होना, तो ये क्या है? एडजेक्टिव है। ऑल द किटन्स वर प्लेफुल। अब देखें वर क्या हो गया हमारे पास? हेल्पिंग वर्ब हो गया। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब एज अ लिंकिंग वर्ब यूज हुआ है। वो प्लेफुल क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। इसी तरह ये ज़रूरी नहीं है इज़ आर एम ये सारी हमारे पास लिंकिंग वर्ब्स हैं, ठीक है। तो इनके साथ में अब देखें ये जो बी है, बी, अब बी के बारे में याद रखें, बी एक ऐसा वर्ब है, ये इज़ आर एम ये इसके प्रेजेंट फॉर्म्स हैं, ठीक है। इज़ आर एम बी की फॉर्म्स हैं और वाज वर इसकी पास्ट फॉर्म्स हैं, ठीक है। इसी तरह टू बी होता है, बीन होता है, ठीक है। तो ये सारे इसकी फॉर्म्स हैं। उसके बाद ये मैंने कुछ बी के नीचे फॉर्म्स लिखी हुई हैं, वर्ब्स लिखी हुई हैं, ये भी हमारे पास एज ए लिंकिंग वर्ब काम करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इज़ आर एम वाज वर ये सिर्फ इस्तेमाल हो, ठीक है। अब ये जितनी मैंने ऊपर लिखी हुई है इनके साथ मैंने कुछ एग्जाम्पल्स भी लिख दी हैं, ठीक है। देखें ही सीम्स सिक, मैंने आपको क्या कहा था कि सब्जेक्ट के साथ एडजेक्टिव को मिलाते हैं। अब देखें ही सब्जेक्ट हो गया, सिक क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, किसी का बीमार होना। अब देख ये मिला रहा है तो ये लिंकिंग वर्ब है। इसी तरह यू लुक वरिड, वरिड क्या है? एडजेक्टिव है, यू क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट और एडजेक्टिव को मिला रहा है तो लुक भी हमारे पास क्या है? इसी तरह लिंकिंग वर्ब है। इसी तरह इट स्मेल्स बैड, स्मेल भी क्या है?
हमारे पास लिंकिंग वर्ब है। इसी तरह साउंड्स है, फील्स है, ये जो लिखे हुए हैं ये सारे क्या है हमारे पास लिंकिंग वर्ब्स है। आगे देखें ज़रा, फिल इन द ब्लैंक्स विद द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब इन द पेरेंथीसिस। ठीक है, हैव यू सीन माई कीज, आई कैंट फाइंड देमसेल्व्स एनीवेयर। ठीक है, ठीक है। हैव के साथ ये जब परफेक्ट टेंस आ जाता है तो उसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं। आई हैव नेवर बीन टू कश्मीर, बी की थर्ड फॉर्म क्या है, हैव के साथ क्या आएगा, आई हैव नेवर बीन। वी हैड नॉट, ग्रो की थर्ड फॉर्म हैड आ गया है, हैड परफेक्ट टेंस में आता है तो इसमें क्या आ गया, ग्रोन, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। इसी तरह हैज शी, ठीक है, हैज आ गया है तो इसके साथ भी थर्ड फॉर्म, हैज शी शेकन हैंड्स विद हर न्यू फ्रेंड येट। ठीक है। इसी तरह दे हैव नॉट स्पोकन इन ईयर्स। ठीक है, दे हैव नॉट, हैव आ गया है तो इसके साथ भी थर्ड फॉर्म ऑफ स्पीक की थर्ड फॉर्म क्या है, स्पोकन। हैज शी, सेल की थर्ड फॉर्म क्या है, हैज शी सोल्ड हिज कार येट। ठीक है। उसके बाद देखें ज़रा, फिल इन द ब्लैंक्स विद द लिंकिंग वर्ब। ये लिंकिंग वर्ब्स मैंने लगाई हैं। यू सीम वेरी फूलिश टू बिलीव हर। ठीक है, सीम भी आ सकता है, आर भी आ सकता है। ठीक है। दे विल बी हैप्पी एवर आफ्टर, दे विल बी हैप्पी। ठीक है, यहाँ पे विल आएगा। ही इज पटी इन हिज हैंड्स। पटी वो होता है जिसको अपनी मर्जी से इस्तेमाल किया जाए। ठीक है। दिस पुलिस डिपार्टमेंट इज गेटिंग टफ ऑन क्राइम्स। ठीक है, द पुलिस डिपार्टमेंट इज गेटिंग टफ ऑन क्राइम्स। ठीक है, यहाँ पे गेटिंग क्या है, जेरेंड है, ये हम पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये हम दूसरे टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये इज, ये जो लिखे हुए हैं मैंने ये सारे क्या हैं, लिंकिंग वर्ब्स हैं। उसके बाद हम ईडियम्स और प्रोवर्ब को देखते हैं ज़रा, ईडियम्स और प्रोवर्ब में क्या फ़र्क होता है। अब देखें, इसमें देखें, ईडियम इज़ अ फिक्स्ड एक्सप्रेशन दैट कंटेन्स अ फिगरेटिव मीनिंग। ठीक है, ईडियम क्या होता है, ये एक उस पर डिपेंड करता है, फिगरेटिव मीनिंग पे डिपेंड करता है। ठीक है। उसके बाद प्रोवर्ब क्या होता है, प्रोवर्ब होता है शॉर्ट वेल नोन सेइंग दैट कंटेन्स एन एडवाइस। वो ऐसे होता है, वो एडवाइस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन प्रोवर्ब क्या होता है, ये एडवाइस पे कंटेन करता है। कि जैसे ही ऊपर बॉक्स बने हुए हैं, इनके साथ मैंने लेफ्ट राइट साइड पे एग्जांपल लिखी हुई है। अब देखें, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग। अब मैं सिर्फ कैट्स एंड डॉग जो है ये क्या है, ईडियम है। कैट्स एंड डॉग क्या है, ये ईडियम है। अगर मैं सिर्फ कैट्स एंड डॉग बोलूँ तो ये आपको समझ नहीं आएगी। इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग आ गया तो इसकी आपको समझ आ गई। ठीक है, मीनिंग इट्स रेनिंग हैवीली। अब इसी तरह एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। ठीक है। अब देखिए, इसमें पूरी बात आपको समझ आ गई कि एक सेब अगर आप खाएं तो आप बीमार नहीं होंगे, डॉक्टर से दूर रहेंगे। ठीक है। अब ये इनकरेजिंग हैबिट्स है। ठीक है, ये एडवाइस आपको लग रही होगी। अब इसी तरह सेकंड पे है, इडियम डू नॉट कंटेन अ मॉरल। इसमें ज़रूरी नहीं होता कि कोई अखलाकी सबक हो। बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। ठीक है, बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। अब देखें, इसमें आपको ये समझ नहीं आ रही होगी, इसका मीनिंग क्या होता है, टेक ऑन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी देन यू कैन हैंडल। ठीक है, ये जब किसी सेंटेंस में या किसी टेक्स्ट में इस्तेमाल होगा उस वक्त आपको इसकी कंप्लीट समझ आएगी। इसी तरह प्रोवर्ब कंटेन्स अ मॉरल और एन एडवाइस बेस्ड ऑन द जनरल ट्रुथ। ठीक है, वो एक ट्रुथ पे मबनी होती है। इसी तरह इसको देखें, इसके साथ मैंने एग्जांपल लिखी हुई है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी जो है बेहतरीन हिकमत अमली है। अब देखें, ये पूरा सेंटेंस है और इसमें आपको एक ट्रुथ और सच्चाई नज़र आ रही होगी। इसमें मॉरल आ गया, उसमें मॉरल अखलाकियात नहीं है, इसमें अखलाकियात आ जाती है। उसके बाद नीचे देखें, ये ऊपर idioms आर phrases नॉट कंप्लीट सेंटेंसेस। ये ऊपर वाले को ही देख लें, बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। ठीक है, तो अब मैंने वही एग्जांपल दे दिया, ये आपको पूरा सेंटेंस नहीं लगेगा। प्रोवर्ब्स आर सेंटेंसेस, जो प्रोवर्ब होते हैं वो पूरे सेंटेंस होते हैं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, वर्ब भी आ गया, इसमें सब्जेक्ट भी आ गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट भी आ गया, तो ये कंप्लीट सेंटेंसेस होते हैं। और वो प्रोवर्ब जो होते हैं कंप्लीट सेंटेंस होते हैं, और जो ईडियम्स होते हैं वो कंप्लीट सेंटेंस नहीं होते हैं। उसके बाद है, ईडियम डू नॉट मेक सेंस इफ़ यू आर नॉट फेमिलियर विद इट।
ईडियम जो होते हैं वो आपको कंप्लीट मीनिंग नहीं देता अगर आपको पहले उसका पता ना हो, ठीक है। देखिए जैसे ब्रेक अ लेग, ठीक है। अब ब्रेक अ लेग आपको तो ऐसे लग रहा होगा कि इसका मतलब है टांग तोड़ना, लेकिन ये उसके लिए इस्तेमाल होता है गुड लक के लिए। ही जस्ट ब्रोक द लेग, जिसका मतलब है उसके किस्मत खुल गई, उसकी अच्छी किस्मत है, ठीक है। अब proverbs can be understood even if you are hearing it for the first time, ठीक है। अगर उसको आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं ईडियम को, तो वो आपको समझ नहीं आएगी, प्रोवर्ब को आपको पहली बार सुनने पे भी समझ आ सकती है, ठीक है। अब देखें, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। जो आपका अमली काम होता है वो आपके अल्फाज से ज़्यादा आपके बारे में बताता है, ठीक है। अब देखिए ये पूरा सेंटेंस है और आपको ये पूरी नसीहत समझ आ गई, ठीक है। अब देखें इसके आगे इडियम्स और उसने मीनिंग दिए हुए हैं, ठीक है। इडियम्स और मीनिंग दिए हुए हैं, ब्लेसिंग इन डिसगाइज, ठीक है। कोरोना प्रूव्ड ब्लेसिंग इन डिसगाइज फॉर द स्टूडेंट्स, ठीक है। कोई ऐसी चीज़ जो पहले तो बुरी लग रही हो लेकिन बाद में वो अच्छी साबित हो। अब कोरोना को देखें, बीमारी थी लेकिन वो स्टूडेंट जो बेचारे मैट्रिक एफएससी पास नहीं कर पा रहे थे वो भी पास कर गए। इसका यूज़ देख लें आगे, एज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, ठीक है। एज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, ये एज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस से इस्तेमाल होता है, ये पूरा सेंटेंस नहीं होता। बीट अराउंड द बुश, बीट अराउंड द बुश का मतलब होता है कि उस बात पे ना आना जो आप करना चाहते हैं, इधर उधर की बातें झाड़ते रहना, ठीक है। ये आगे लिखी हुई है और इनके यूजेज भी लिखे हुए हैं। मैं आपको इनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, आपको समझ ना आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बेटर लेट देन नेवर, ठीक है। बेटर लेट देन नेवर, तो इसके बारे में याद रखें कि किसी जगह पे अगर आप जा रहे हैं, आपको लगता है लेट हो गए तो अब नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर भी वो कहते हैं आपको जाना चाहिए, आप एब्सेंट तो नहीं होंगे, ज़रूरी सी बात। अगर आपकी कोई मीटिंग थी, अगर कुछ हिस्सा आपका रह गया तो लेकिन आप पहुंच जाएं तो सारा तो नहीं रह जाएगा ना, तो ज़रूरी नहीं है कि आप लेट हो जाए तो ना जाए। कॉल इट अ डे, ठीक है। कॉल इट अ डे, स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग, ठीक है। जब किसी भी चीज़ की ब्रेक आ जाती है उसे क्या कहते हैं, कॉल इट अ डे। गेट आउट ऑफ हैंड, जब कोई भी चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं रहती उसके लिए क्या इस्तेमाल होता है। इनके कंप्लीट मीनिंग आपको तब समझ आएंगे जब ये किसी टेक्स्ट वगैरह में इस्तेमाल होंगे। हैंग इन देयर, ठीक है। हैंग इन देयर का क्या मतलब है, वहीं पे लटके रहो, मतलब छोड़ना नहीं है किसी भी काम को, किसी भी काम को छोड़ना नहीं है। मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, के कंक्लूजन बताओ, ठीक है। कोई भी चीज़ को शॉर्टली बताओ। पुल समवन्स लेग टू जोक विद समवन, ठीक है। किसी की टांग खींचना, किसी पे मजाक वगैरह बनाने को कहते हैं। टाइम फ्लाइज व्हेन यू आर हैविंग फन, ठीक है। यू डोंट नोटिस हाउ लॉन्ग समथिंग लास्ट व्हेन इट्स फन, ठीक है। आपको नहीं पता चलता होगा, जिस दिन आप उदास होते होंगे आपको लगता होगा कि आपका दिन जो है बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन जब खुशी का दिन होता होगा तो आपको लगता है कि आज तो दिन बहुत छोटा था, खुशी का दिन था, बहुत जल्दी गुजर गया, ठीक है। इसके बाद हैं जी प्रोवर्ब्स, ठीक है। प्रोवर्ब्स के मीनिंग भी आगे उसने लिए हुए हैं। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, ठीक है। व्हाट यू डू इज मोर इम्पॉर्टेंट देन व्हाट यू से। अब देखें लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं लेकिन उन पे अमल नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन बड़ा वही होता है जो उस चीज़ पे अमल करता है। अ जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिन विद अ सिंगल स्टेप, ठीक है। तो कहते हैं आपने 1000 किलोमीटर का भी सफ़र करना हो तो वो भी हमेशा आप एक कदम से स्टार्ट करते हैं। जो चीज़ आप करना चाहते हैं पहले आप उसे शुरू तो करें, बजाय इसके कि आप कहते रहें ये इस तरह होगा इस तरह होगा, ठीक है। ऑल गुड थिंग्स मस्ट कम टू एन एंड, ठीक है। कि हर चीज़ यहाँ पे दुनिया में फ़ानी है, ठीक है। जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं उनका भी एंड होना है, ठीक है। अच्छा टाइम हमेशा नहीं रहता। अ पिक्चर इज़ वर्थ 1,000 वर्ड्स, ठीक है। अ पिक्चर इज़ वर्थ 1,000, एन इमेज कैन टेल अ स्टोरी बेटर देन वर्ड। अगर आपको किसी चीज़ की इमेज दिखा दी जाए, मतलब आपको रियलिटी दिखा दी जाए बजाय इसके कि आपको कोई बताता रहे, तो वो आपको बेहतर समझ आएगी। बेगर्स कांट बी चूज़र्स, ये माशाल्लाह हमारे शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा था, जिस वजह से मेरे ख्याल में बुक वालों ने भी इस वजह से लिख दिया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास फ़कीर आता है, आप जेब में से नोट निकालते हैं और आप उसे 10 का नोट देते हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं मुझे 1000 वाला चाहिए, तो आप यही कहेंगे ना कि एक तो भिखारी है ऊपर से अपनी मर्जी की चीज़ें मांगता है, ठीक है। तो बेगर्स कांट बी चूज़र, जो भिखारी होता है वो अपनी इंतखाबात नहीं बताता, वो अपनी चॉइसेस नहीं बताता, ठीक है। इफ़ यू आर इन द बैड सिचुएशन एंड ऑफर्स समवन ऑफर्स यू टू हेल्प यू, यू हैव टू टेक व्हाटएवर दे गिव, जो वो दे रहा है वो ही लें, ये नहीं है कि आप अपनी पसंद की बताएं। ब्यूटी इज इन द आइज ऑफ बिहोल्डर, ठीक है। जो ब्यूटी होती है वो क्या होती है, इन द आइज ऑफ, व्हाट इज ब्यूटीफुल इज डिफरेंट फ्रॉम ईच पर्सन,
कोई चीज़ आपके लिए कैसी हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, एक पॉलिटिकल है, मैं सिर्फ आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ क्योंकि क्रिटिकल चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। ये सिर्फ जस्ट टेक दैट जस्ट एन एग्ज़ाम्पल। अब देखें, लोगों ने कहा है कि इमरान खान जब उसकी बीवी को डिवोर्स हुई, कि जब वो जो अपनी बीवी नहीं संभाल सकता तो वो पाकिस्तान को खाक संभालेगा। लेकिन वही इमरान खान के जो बंदे थे उन्होंने कहा है जो बीवी तब्दील कर सकता है वो पाकिस्तान भी तब्दील कर सकता है, ठीक है। तो चीज़ों, हर बंदे के देखने का स्टाइल डिफरेंट होता है। आप एक ही, अगर आप 10 लोग हैं तो एक ही चीज़ को 10 लोग 10 जावियों से 10 एंगल्स के साथ देख रहे होंगे। अब देखें, बर्ड्स ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर, ठीक है। बर्ड्स ऑफ फेदर फ्लॉक किसको कहते हैं? जब ग्रुप में कोई चीज़ रहती है। पीपल हु आर सिमिलर स्पेंड टाइम टुगेदर, ठीक है। एक जैसे लोग हमेशा, अब जब अपनी कंपनी में बैठे होते हैं, जाहिर सी बात है आप दोस्तों की बहुत सारी आदतें एक दूसरे के साथ मिलती जुलती हैं, तो आप इस वजह से बैठे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि दुश्मन है तो बैठे हुए हैं। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू द गॉडलीनेस, ठीक है। हमारा इस्लाम भी यही कहता है, अत्तहूर शत्रुल ईमान, ठीक है। सफाई निस्फ ईमान है। इट्स गुड टू बी क्लीन, गॉड इज क्लीन एंड यू शुड टू बी टू, ठीक है। तो कहता है कि खुदा को भी सफाई पसंद है तो आपको भी अपने आप को साफ रखना चाहिए। डोंट बाइट द हैंड दैट फीड्स यू, ठीक है। तो जैसे हम कहते हैं ना कि ये बड़ा एहसान फरामोश है, जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है, ठीक है। तो डोंट बाइट, उस हाथ को मत काटो जो आपको खिला रहा है। आप जानवर को देख लें, अब कुत्ता, चाहे कुत्ता आपको काटता भी हो लेकिन जब आप उसे खिलाएंगे तो उस हाथ को वो मोस्टली नहीं काटता, ठीक है। डोंट मेक समवन एंग्री और हर्ट समवन हु इज हेल्पिंग यू और प्रेइंग फॉर यू। उसके बाद है, यूज गिवन idioms एंड proverbs इन योर sentences, यू कैन यूज them इन योर डेली रूटीन राइटिंग और डिस्कशन एज वेल, ठीक है। अब देखें, क्लीन अप, द सिटी काउंसिल इनिशिएटेड अ प्रोग्राम टू क्लीन अप द पॉल्यूटेड रिवर, ठीक है। ये सारे फ्रेजल वर्ब्स हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट है, कम अक्रॉस, वाइल रिसर्चिंग आई केम अक्रॉस फैसिनेटिंग आर्टिकल्स अबाउट एंशियंट सिविलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद देखें, कम अपार्ट, द ओल्ड टॉय केम अपार्ट इन माई हैंड्स, इट्स पीसेस स्कैटर्ड एवरीवेयर, कि जो पुराना खिलौना था मेरे हाथों में टुकड़े टुकड़े हो गया। केम फ्रॉम, शी कम्स फ्रॉम अ फैमिली और आर्टिस्ट एंड म्यूजिशियन, ठीक है। इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है मेरे ख्याल में जो एक्सप्लेनेशन इसकी बनती हो। कट डाउन, द पार्क रेंजर कट डाउन द डेड ट्री टू इंश्योर द पब्लिक सेफ्टी, ठीक है। कि पार्क की उनने जो एक दरख्त था गिरने वाला था उसको काट दिया ताकि किसी इंसान पे ना गिरे। द फोन कॉल वॉज कट ऑफ ड्यू टू द पुअर नेटवर्क कनेक्टिविटी, ठीक है। कट ऑफ का क्या मतलब होता है? किसी भी चीज़ को काट देना। उसके बाद देखें, व्हाट इज डिस्क्रिप्टिव ऐसे, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव लफ्ज़ डिस्क्राइब से निकला है और डिस्क्राइब का क्या मतलब होता है कि कोई भी चीज़ को वैसे बयान करना वो जैसी है, ठीक है। डिस्क्राइब एज इट इज़। अ डिस्क्रिप्टिव ऐसे इज़ वन विच इज़ यूज्ड इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब समथिंग, ठीक है। और इसके बारे में ये चीज़ याद रखें, आपने इसमें अपने जज्बात वगैरह नहीं ऐड करने होते, कोई भी चीज़ जैसी होती है वैसे ही आपने बतानी होती है, ठीक है। जैसे आप विज़िट टू द हिस्टोरिकल मोनूमेंट, किसी आंखों देखे मकामात की सैर के बारे में जब आप बताते हैं वो डिस्क्रिप्टिव होती है, ठीक है। अब ये जो चीज़ें मैंने अंडरलाइन, होन देयर राइटिंग्स के लिए जब किसी राइटर को दिया जाता है, होन का मतलब होता है कि किस तरह से वो तराशता है। जब आपको कोई टॉपिक दिया जाता है ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने खूबसूरत अल्फाज में उसको बयान करते हैं। अ ग्रेट चांस फॉर द ऑथर टू यूज़ देयर क्रिएटिव स्किल्स, कि आप किस तरह से उसको बयान कर सकते हैं। आइडियाज़ फॉर डिस्क्रिप्टिव एसेस, के द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव एसे इज द कमिंग अप विद द टॉपिक, ठीक है। इसमें मुश्किल चीज़ क्या होती है कि टॉपिक। जस्ट रिमेंबर दैट you can quite literally describe anything as long as you yourself find interesting enough to write about, ठीक है। तो हमेशा कोई भी टॉपिक ही मुश्किल होता है जब तक आपके पास नहीं होता, और डिस्क्रिप्टिव ऐसे आप तभी लिख सकते हैं जब तक आप उस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं। इंटरेस्टेड अगर आप नहीं हैं तो आप उस पर एक अच्छा ऐसे नहीं लिख सकते। अब देखें, अ लॉन्ग नेचर हाइक थ्रू द ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स। अब देखें, ये आपको एक तस्वीर आपके माइंड में बन रही होगी, इसी को आपने डिस्क्राइब करना है। इसमें कोई आपने दलीलें नहीं देनी, कुछ भी नहीं देना, ये जैसे है वैसे ही बयान करना है।
योर फेवरेट स्पोर्ट और स्पेसिफिक गेम, ठीक है, you most recent birthday at and all things that have shaped you in the past, ठीक है, ये सारी कंट्री, सिटी, ब्रोकन डाउन इन द जियोग्राफी। अब ये देखें, ये एक तस्वीर आपके माइंड में बन रही है। जितने भी टॉपिक हैं ये क्या आपके माइंड में तस्वीर बनाते हैं, जैसी कोई चीज़ है उसको वैसे ही बयान कर देना। उसके बाद है जनरल फॉर्मेट एंड स्ट्रक्चर ऑफ अ डिस्क्रिप्टिव एसे, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, ठीक है। अब देखें, एक वर्ड को मैंने इनसर्कल किया हुआ है, देयर इज नॉट अ सेट फॉर्मेट फॉर द डिस्क्रिप्टिव एसे। हर किसी का डिफरेंट स्टाइल हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि कोई लिख रहा है तो वो हर्फ आखिर है, ठीक है। यू डिस्क्राइब योर ओन अप्रोच, दैट हाउ डू यू एक्सपीरियंस द थिंग, आप अपनी अप्रोच से लिखते हैं, ठीक है। और उसमें तीन चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी होती हैं? इंट्रोडक्शन होता है, बॉडी पैराग्राफ्स होते हैं और कंक्लूजन होता है। ये हर पैराग्राफ, हर ऐसे में ये ऐसा ही होता है। इंट्रोडक्शन में क्या होता है? राइट अ क्लू दैट हेल्प यूर रीडर टू रिलेट द सेंसेस दैट यू आर टैपिंग इनटू। अब इंट्रोडक्शन में क्या होता है? आपने ऐसा कुछ सेंटेंसेस लिखने होते हैं जिससे आपके रीडर को पता चले कि वो पूरे ऐसे में क्या पढ़ेगा। इंट्रोडक्शन तो आपका सबसे पहले होता है। उसके बाद प्रोवाइड समथिंग जनरल बैकग्राउंड अबाउट द ड्राइंग। जाहिर सी बात है, जो चीज़ आप बता रहे हैं उसके बारे में जनरल थोड़ा सा बैकग्राउंड देते हैं। ये एक ऐसे का पैटर्न है इंट्रोडक्शन का। उसके बाद फॉर्म अ थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस स्टेटमेंट क्या होता है? अब देखिए, फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री आप पढ़ते हैं, उसकी एक डेफिनेशन होती है एक दो लाइनों की। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, जब वो डेफिनेशन जो है ना, वो यूँ समझें, बियोलॉजी की डेफिनेशन है, केमिस्ट्री की है, जिस चीज़ की भी है, वो उसका थीसिस स्टेटमेंट है। तो इसी तरह जो थीसिस स्टेटमेंट आपका होता है, एक तरह से ऐसे ही समझें कि वो आपके एसे की क्या होती है, डेफिनेशन होती है, उसे थीसिस स्टेटमेंट कहते हैं। वो आपके पूरे एसे के बारे में बता देती है कि वो एसे किस चीज़ से रिलेटेड होगा। उसके बाद है बॉडी पैराग्राफ, ठीक है, फिजिकल डिस्क्रिप्शन, जिस चीज़ के बारे में आप लिख रहे हैं उसकी फिजिकल डिस्क्रिप्शन, उसकी कैसी थी। फॉर एग्जांपल, आप बादशाही मस्जिद जाते हैं तो आप बताएंगे उसके कितने दरवाजे हैं, क्या स्ट्रक्चर है, क्या कितने उसमें शावर हैं, कितने उसमें हाउस बने हुए हैं, पूल बने हुए हैं, ठीक है। जैसे है आपने वैसे ही बताना है। प्रोवाइड अ टॉपिक सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस क्या होता है? जैसे थीसिस स्टेटमेंट आपको पूरे एसे के बारे में बताता है, टॉपिक सेंटेंस आपको एक पैराग्राफ के बारे में बताता है, ठीक है। अगर आप किसी बिल्डिंग के बारे में लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप मास्क के बारे में लिख रहे हैं, मास्क के बारे में अगर आप एक मीनार के बारे में एक पैराग्राफ लिख रहे हैं तो उस पैराग्राफ में सिर्फ उसी मीनार के बारे में बताना है, बाकी किसी चीज़ के, गुम्बद के बारे में नहीं, डोम के बारे में नहीं बताना, तो उसी तक ही रहना है। तो उसको टॉपिक सेंटेंस कहते हैं। वो आपका टॉपिक सेंटेंस होगा, वो उस पूरे पैराग्राफ के बारे में आपको बता देता है आपके रीडर को कि ये इस चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। गिव एन इन डेप्थ फिजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द सब्जेक्ट। जाहिर सी बात है, फिर आप उसकी गहराई में जाते हैं। इंट्रोडक्शन में आपने एग्जांपल्स वगैरह नहीं देनी होती, आपने इसी में देनी होती हैं एग्जांपल्स वगैरह, ठीक है। तो बॉडी पैराग्राफ, पैराग्राफ की हमेशा एक बात याद रखें, एक चीज़ के बारे में एक पैराग्राफ होता है। एक पैराग्राफ में खिचड़ी नहीं बनानी, मुख्तलिफ चीज़ों को नहीं लाना, ठीक है। डिस्क्राइब योर सब्जेक्ट विद इन इट्स गिवन कॉन्टेक्स्ट। जाहिर सी बात है, जो चीज़ आप लिख रहे हैं उसी कॉन्टेक्स्ट में ही लिखेंगे। उसके बाद है बॉडी पैराग्राफ, ठीक है। ये सारे बॉडी पैराग्राफ हैं, क्योंकि एक ऐसे के अंदर फॉर एग्जांपल अगर आपके 5 पैराग्राफ हैं, एक कंक्लूजन का हो जाएगा, एक इंट्रोडक्शन का, 3 बॉडी पैराग्राफ्स हो जाएंगे, ठीक है। इमोशनल डिस्क्रिप्शन। डिस्क्राइब हाउ द सब्जेक्ट इमोशनली आर मेंटली अफेक्टेड दोज हु इंटरेक्टेड और एक्सपीरियंस्ड इट, ठीक है। ये सिंपल है, आपने वही चीज़ बतानी है। उसके बाद कंक्लूजन क्या है? रीस्टेट योर थीसिस स्टेटमेंट अबाउट द सब्जेक्ट डिस्क्रिप्शन। जो चीज़ आपने लिखी है थीसिस स्टेटमेंट, उसी को कहते हैं रीस्टेट करें स्ट्रांगर वर्ड्स में। इसको क्यों स्ट्रांगर वर्ड्स मैंने इस वजह से बोला, एक बात याद रखें, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। इंसान हमेशा उन चीज़ों को याद रखता है जो करंटली रिसेंट टाइम पे उसके साथ हुई है, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि जो आपका कंक्लूजन है ये अच्छे अल्फाज में लिखा जाना चाहिए, क्योंकि जो आपका रीडर पढ़ रहा है, फॉर एग्जांपल आप ऐसे लिख रहे हैं, आपके ऐसे की मार्क लगने हैं, मार्किंग होनी है, तो आपका अगर ये जो कंक्लूजन है ये अच्छा लिखा हुआ होगा तो ये उसी वक्त आपके एग्जामिनर के माइंड में होगा, क्योंकि पूरा सब्जेक्ट जो आपका ऐसे पढ़ चुका है सारा उसके माइंड में नहीं है, वो ये पैराग्राफ उस वक्त उसके माइंड में होगा कंक्लूजन का। ये आप अच्छा लिखेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलने के चांसेस हैं। उसके बाद देखें, प्रूफ रीडिंग है। प्रूफ रीडिंग क्या होती है? ठीक है, प्रूफ रीडिंग
ओमिटिंग द एरर्स, आप अपने लिखे हुए काम को पढ़ते हैं ताकि इसमें गलतियां ना हों। एरर फ्री आप उसे बनाते हैं। कैपिटलाइजेशन ऑफ लेटर होती है कि कहाँ पे कैपिटल लेटर। एडिंग अ पीरियड, पीरियड फुल स्टॉप को कहते हैं कि कहाँ पे बात ख़त्म हो रही है और आपने कहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ पे कामा लगाना है। एडिंग ए क्वेश्चन मार्क, अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। एड अ कामा, कामा कहाँ पे लगाते हैं। टेकिंग अ वर्ड आउट, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं, ये प्रूफ रीडिंग के काम है। स्पेलिंग करेक्टली, अगर किसी भी चीज़ के स्पेलिंग सही नहीं लिखे हुए तो वो ठीक कर दें। इंडेंटिंग, इंडेंटिंग किसको कहते हैं, जब आप पैराग्राफ शुरू करते हैं ना, आप लेफ्ट साइड पे इंग्लिश लिखते हुए लेफ्ट साइड पे थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं, आधी लाइन से शुरू करते हैं, सेंटर से शुरू करते हैं। तो ये पैराग्राफ शुरू करते वक्त वो जो आप स्पेस छोड़ देते हैं उसे क्या कहते हैं, इंडेंटिंग कहते हैं, उसे इंडेंट कहते हैं, ठीक है। कि कहाँ पे पैराग्राफ खत्म हो रहा है तो उस पर वो थोड़ी सी स्पेस छोड़ दें ताकि पता चले कि आप दूसरा पॉइंट शुरू हो रहा है। लोअर केस लेटर, ऐड सिंबल एंड अपॉस्ट्रॉफी के कहाँ कहाँ पे क्या करना है, ठीक है। तो ये नीचे प्रूफ रीडिंग के लिए उसने एक पैराग्राफ दिया हुआ है, ये नीचे मैंने लिख दिया है, ठीक है। अब ये देखें, नाइट के बाद कामा आना चाहिए, ठीक है। और इसी तरह वर्ड के बाद क्या आना चाहिए, फुल स्टॉप आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्या आना चाहिए, जहाँ पे ये मैंने ब्लू किया हुआ नीचे मैंने इसको प्रूफ रीड करके लिख दिया है। इसी तरह स्पेगेटी, ठीक है, स्पेगेटी के बाद बात ख़त्म हो गई है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, फुल स्टॉप आना चाहिए, ठीक है। और इसका एस भी कैपिटल होना चाहिए क्योंकि ये नाउन है, एक प्रॉपर नाउन है तो इसका एस कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह देखें, अब हमने टेंस भी देखना होता है, स्पेल, बाकी सारी बात जो है वो पास्ट में हो रही है तो यहाँ पे इसने स्पेल लिख दिया तो इसे हम स्पेल्ड लिखेंगे, ठीक है। और इसी तरह वी, अब देखें वी के स्पेलिंग इसने गलत लिख दिए हैं तो ये हमने नीचे सही लिखने हैं, ठीक है। आई लव व्हेन माय डैड मेक्स, ठीक है। अब देखें ये प्रेजेंट पे आ गया, व्हेन मेक्स स्पैगेटीज, फिर एस कैपिटल आएगा स्पैगेटी का और उसके बाद फुल स्टॉप आएगा। होपफुली आपको ये बात समझ आई होगी, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।